Hello everyone. Today we are going to continue our next topic of management, that is fire hazards and fire drills. So what is fire hazards? फायर हज़ार्ड्स मतलब जो फायर जो आग पकड़ने के जो कारण होते हैं उसे हम कहते हैं फायर हज़ार्ड्स. एग्जांपल्स ऑफ फायर हज़ार्ड्स: ऑब्जेक्ट्स दैट कैन जनरेट हीट. ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हीट जनरेट करते हैं. ओवरलोडिंग पावर सॉकेट्स, स्मोकिंग, ह्यूमन एरर एंड नेग्लिजेंस, combustible material being stored on site, flammable liquids and vapors, dust build up, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. तो ये सारी चीज़ें जो है वो फायर हज़ार्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं. हार्मफुल नेचर ऑफ फायर: फ्लेम्स बर्न्स द थिंग्स. Heat and water vapor from combustion can cause several damage. Dangerous effect due to smoke and soot and serious effect due to toxic chemicals. तो जो नेचर में है, नेचुरल जो होते हैं वो जैसे कि फ्लेम्स हो गए, हीट एंड वाटर वेपर फॉर कंबशन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्मफुल रहते हैं, that can cause fire. Types of fire: fire involving solid material, that is wood, paper, textile, etc. Solid material रह सकता है. Involving flammable liquids such as petrol, diesel, oils. Fire involves gases. Fire involves metals. Fire involves electrical apparatus. तो ये सारी चीज़ें जो है टाइप्स ऑफ फायर. हाउ टू प्रिवेंट फायर हज़ार्ड्स. फायर हज़ार्ड्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए? अवॉइड हॉट वर्क इफ पॉसिबल. ट्रेन पीपल. एंश्योर दैट द एरिया इज क्लियर ऑफ फ्लेमेबल ऑफ कम्बस्टिबल मटेरियल. यूज़ ऑफ रिटर्न परमिट सिस्टम. सुपरवाइज द वर्क. यानी कि देखिए पहले लिखा हुआ है अवॉइड हॉट वर्क इफ़ पॉसिबल. तो जो वर्किंग एरिया है अगर वो हॉट है तो वो जगह जो है वो सतह जो है वो अगर गर्म है तो उसको अवॉइड करना चाहिए. ट्रेन पीपल स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए. एंश्योर दैट द एरिया इज़ क्लियर ऑफ फ्लेमेबल और कम्बस्टिबल मटेरियल. जो एरिया में हम काम कर रहे हैं दैट शुड बी फ्लेमेबल एंड और क्लियर ऑफ दैट शुड बी क्लियर ऑफ फ्लेमेबल और कम्बस्टिबल, जिससे आग नहीं पकड़े. तो वो एरिया ऐसे दैट शुड बी क्लियर. यूज़ ऑफ रिटर्न परमिट सिस्टम. सुपरवाइज द वर्क. Avoid accumulation of dust to a dangerous level by following a regular housekeeping. Keep display of safety information for every liquid that is stored. Store flammable liquid properly. जो फ्लेमेबल लिक्विड है उसको अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए. कंट्रोल ऑल इग्निशन सोर्सेज. जो इग्निशन सोर्सेज है डैट शुड बी इन कंट्रोल. प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. कीप इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी क्लीन. जो भी मशीन पे हम काम कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं, जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी क्लीन. दिस क्लीनिंग इंक्लूड्स सराउंडिंग एरियाज. अवॉइड द रिस्क ड्यू टू ग्रीस और डर्ट पार्टिकल्स. प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ मशीनरी. जो मशीन पे हम काम करें दैट शुड नॉट बी ओवर हीटेड. फॉलो मेंटेनेंस प्रोसीजर रेगुलरली. जो मेंटेनेंस है मशीन की, जो मेंटेनेंस है दैट शुड बी फॉलोड रेगुलरली. डू नॉट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और सर्किट्स. जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है और सर्किट्स हैं उनको ओवरलोड नहीं है तो उनकी वजह से क्या होगा, अगर वो ओवरलोड हो जाएंगे डेट देन देयर विल बी शॉर्ट सर्किट और वो हमारे सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है. डोंट लीव टेम्पररी इक्विपमेंट प्लग्ड इन व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़. तो जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं मशीन में तो उसे हमें वैसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए. हमें जब भी वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसे प्रॉपरली निकाल के अपनी जगह पे रख देना चाहिए. बिकॉज फिर नेक्स्ट टाइम अगर जब हम वो मशीन स्टार्ट करेंगे और हम भूल गए कि वो जो मशीनरी हमने उसने छोड़ी थी वो निकाली नहीं है तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर the operator. Avoid using extension cords and use anti-static equipment where required. Effects of fire:
सो फायर के इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं। फायर इम्पैक्ट्स पीपल, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। तो इस किस किस पे इम्पैक्ट होता है? पीपल, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। मैनी ह्यूमन सिस्टम आर अफेक्टेड बाय वाइल्ड फायर स्मोक। तो जो ह्यूमन सिस्टम है दे आर अफेक्टेड बाय वाइल्ड फायर स्मोक। फायर अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसमें भी हार्म होता है, हमें उस पर भी इम्पैक्ट होता है। बर्निंग ऑफ स्किन ऑर्गन्स, फैटल नेचर एंड डेंजरस इम्पैक्ट। तो आदमी जल जाता है या फिर किसी किसी की उस वजह से मौत भी हो जाती है। तो दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ फायर। Now, fire drill. Fire drill is a method of practicing how a building would be evacuated in the event of fire. तो फायर ड्रिल क्या होता है कि जैसे अपने बिल्डिंग्स वगैरह में देखे होंगे, तो बिल्डिंग्स में वो जो सपोज़ एक कोई भी कंपनीज़ में हमें ये ज़रूर करवाना चाहिए कि एक प्रैक्टिस ज़रूर करवानी चाहिए कि अगर सपोज़ एक कंपनी में कुछ हो जाता है, आग लग जाती है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको वर्कर्स को ये बताना चाहिए कि सबसे पहले हमें स्टेप कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, और हमें जो है कंपनी के बाहर कैसे निकलना है। तो ये करवाना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज़ अगर वो अवेयर नहीं रहेंगे, वो उस चीज़ से अवेयर नहीं रहेंगे, तो फिर वो जब एक्चुअली जब ये सडन, क्योंकि जो भी ये जो हज़ार्ड्स होते हैं वो बोल के नहीं होते, दे आर सडन, वो सडनली हो जाते हैं, और फिर तभी वर्कर्स या जो भी एम्प्लॉयज़ उसमें काम करें उनको समझ में नहीं आता है कि अभी हम किस तरफ जाए या क्या करें। सो उनको वो प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। जो भी वहाँ पे जो सुपरवाइज़र्स है या मैनेजमेंट है उनको उस वर्कर्स को एक बार प्रैक्टिस करवानी पड़ती है कि और ये ज़रूरी भी है, दिस इज़ एसेंशियल, बिकॉज़ जिस समय जब ये होगा तब किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये प्रैक्टिस हर वर्कर अगर ये प्रैक्टिस इस पता होगा, हर इससे अवेयर होगा, इस चीज़ से अवेयर होगा, तो फिर वो ऐसे डिफ़िकल्टीज़ में वो अपनी जान बचा सकता है, वो बाहर निकल सकता है ऑर्गेनाइजेशन। Normally, the building existing fire alarm system is activated and the building is evacuated as if the emergency had occurred. तो बिल्डिंग्स में क्या होता है कि कोई भी वहाँ पे अगर फायर लगता है तो फायर अलार्म बज जाता है, और उसके वजह से लोगों को पता चल जाता है कि हाँ फायर लग चुकी है, तो सब अपने अपने जो जगह है वो छोड़ के दूसरी सेफ जगह पे आ जाते हैं। स्टेप्स इन फायर ड्रिल: कम्युनिकेट विद द लोकल चीफ ऑन फायर मार्शल और फायर मार्शल। तो जो फायर जो ये चीज़ प्रैक्टिस कराएगा उससे कम्युनिकेट करना चाहिए। क्रिएट एन इन हाउस सेफ्टी कमिटी, कम्युनिकेट इवैक्यूएशन रूट्स टू पीपल। तो जो रूट है इवैक्यूएट करने के लिए, मतलब बाहर निकलने के लिए, उस डेंजरस जगह से बाहर निकलने के लिए जो रूट है, डेट शुड बी क्लियर फॉर ऑल द वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, and suggest alternate routes in case of emergency. Conduct a fire drill regularly. These are the steps during the fire drill. तो जिस समय फायर ड्रिल हो रहा उस समय सुपरवाइजर स्टाफ्स आर टू मॉनिटर द फायर ड्रिल प्रोसेस and note any of the following. आर इंडिविजुअल्स क्लोजिंग द डोर्स आफ्टर एग्जिस्टिंग द रूम। तो सुपरवाइज़र का काम ये रहेगा कि जिस समय फायर लगता है तब जो भी उस रूम से निकल रहे हैं तो पूरा वो उस रूम को बंद कर रहे हैं कम्प्लीटली एम्प्टी होने के बाद। आर इंडिविजुअल्स रिमेनिंग काम एंड प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नियरेस्ट एग्जिट। तो जो भी जो भी इंसान हैं, जो भी लोग हैं उसमें, तो हर एक शांत है कि नहीं, दैट दे शुड बी काम, वो शांत है कि नहीं, और वो पहली बात तो अगर वो घबरा जाएंगे तो वैसे ही वो प्रेशर में फिर इधर उधर भागने लगेंगे, और तो पहले ये देखना ज़रूरी है कि दे शुड बी काम एंड कम टू द रीच टू द नियरेस्ट exits. Are individuals assembly at the designated muster point? Are wardens ensure the safety evacuation of all individuals? तो ये जो फायर ड्रिल है, इसमें जब ये फायर ड्रिल होता है तब ये सारी चीज़ें हमें देखनी है।
एक सुपरवाइज़र को देखनी होती है। आफ्टर द फायर ड्रिल, जब फायर ड्रिल हो जाने के बाद रिकॉर्ड द टोटल इवैक्यूएशन टाइम इन द इवैक्यूएशन चेकलिस्ट रिपोर्ट। सॉरी। तो जब हम ये प्रैक्टिसिंग कराते हैं तब हम कितने पूरा जो यूनिट है वो कितने देर में कितना टाइम लग रहा है उसको इवैक्यूएट, मतलब उस जगह से, डेंजरस जगह से सेफ्टी जगह पे जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, उसकी एक रिपोर्ट बनानी है। साइलेंस द अलार्म, रीसेट द फायर अलार्म सिस्टम, फिर अलार्म को साइलेंस करना है, बंद कर देना है और उसको वापस से रीसेट करके रख देना है। एंश्योर द फायर अलार्म सिस्टम इज़ बैक टू नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन, और ये देख लेना है कि अलार्म अपने वापस से जो कंडीशन में है उस कंडीशन में वापस से आ जाए। इन्फॉर्म इंडिविजुअल्स दैट दे कैन री एंटर द बिल्डिंग, तो सबको प्रैक्टिसिंग कराने के बाद सबको ये बोल दिया जाए कि वापस से सब लोग आप बिल्डिंग के अंदर आ जाओ। कीप रिकॉर्ड ऑफ द फायर ड्रिल, तो जो फायर ड्रिल का है उसका रिकॉर्ड हम रखना होगा। एडवांटेजेस ऑफ फायर ड्रिल्स, it ensures that people exit the building in the time fashion and know the designated area। तो ये फायर ड्रिल, ये प्रैक्टिसिंग कराने का फ़ायदा ये है कि लोगों को ये अवेयर रहता है कि लोग इससे वाकिफ़ रहते हैं कि हमें कहाँ ऐसे टाइम पे किस जगह पे और कैसे निकलना है। पीपल नो द इवैक्यूएशन रूट्स, उनको रूट्स पता होगी। फायर ड्रिल्स आर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स टू मेक सच और मेक श्योर ऑल involved are familiar with them। Fire drills are also helpful for testing escape routes to evacuate their effectiveness। और ये सारे जो है वो एडवांटेजेस हैं, आप इसे एक बार रीड कर लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड। Fire drill objectives: giving employees an opportunity to practice emergency procedures in a simulated but safe environment. Determining if employees understand and can carry out emergency duties. Evaluating effectiveness of evacuating procedures and complying with the requirements of the local fire code। तो ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है फायर ड्रिल के। फायर ऑफ फायर ड्रिल: फायर प्रोन प्लेस डेट इज़ 1 in 3 months, अदर वर्क प्लेस 1 in 6 months। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो फायर ड्रिल के बारे में थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नीड फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट। तो सेफ्टी मैनेजमेंट जो है उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप रीड कीजिए, इससे समझ में आएगा। मैं भी रीड एक बार आपको करके बता देता हूँ 2-4 पॉइंट, तो आपको समझ में क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्यों हमें सेफ्टी को ध्यान में रखना पड़ता है। सो मैनेजिंग वर्क प्लेस सेफली इज़ एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सेफ वर्क प्लेस पे काम करना चाहिए इज़ एसेंशियल, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। इट इंश्योर्स बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉयज़, तो जो अभी एम्प्लॉयज़ है उनको ये यकीन हो जाता है कि हाँ हम एक सेफ़ वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं। द सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज्ड इन सेफ्टी मैनेजमेंट्स ऑलवेज हेल्प टू रिकॉर्ड, मैनेज एंड एनालाइज safety related data। This system can see exactly where accident and unsafe situation are occurring। Sorry। Safety management also ensures proactive steps to eliminate accidents। तो जो सेफ्टी मैनेजमेंट है वो ये भी यकीन दिलाता है कि जो भी हम जब भी एक्सीडेंट होगा तभी हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, डेट्स उसे अवेयर कराता है। ओके, सो ये सारे जो है कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे नीड फॉर सेफ्टी ये मैनेजमेंट के लिए। सो बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आप इसे रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका जनरल सेफ्टी नॉर्म्स फॉर एन इंडस्ट्रियल यूनिट। यूज़ ऑफ अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो मैंने आपको बताया था, जैसे एक पॉइंट में हमने देखा था कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मैंने आपको बताया था ये हम आगे देखेंगे तो क्या होता है। सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ एनीथिंग दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडीज, आइज, फेस, ईयर्स, हेड्स, एक्सट्रीमिटीज़, ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। ओके, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मस्ट बी अवेलेबल एंड इन गुड वर्किंग कंडीशन। तो जो भी सॉरी हाँ कहा,
Personal protective equipment is anything that is used to protect human bodies, eyes, face, ears, head, extremities, all और other body parts. तो बॉडी के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि आइज़ हो गए, फेस, ईयर्स, हेड, तो ये सारे को, इन चीज़ों को बचाने के लिए जो इक्विपमेंट लगती है, दे आर कॉल्ड एज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. पर्सनल में खुद का प्रोटेक्शन इक्विपमेंट. ओके, सो मस्ट बी अवेलेबल इन ए गुड वर्किंग कंडीशन. तो ये जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, दे शुड बी इन गुड कंडीशन, वर्किंग कंडीशन. जैसे कि हेड प्रोटेक्शन, हमारे सिर ही हमारा मेन पार्ट है, हमारे जो पूरे बॉडी में जो सिर है हमारा. दे शुड बी यूज ऑफ अप्रोप्रिएट हेड प्रोटेक्शन व्हेन एक्सपोज टू ओवरहेड हैज़ार्ड्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, burn hazards, impact hazards and penetration hazards. Head protection is required when exposed to object falling from above. तो कोई हमारा जो सिर है तो उसको हमें बचाना है शॉक लगने से, बर्न होने से. बाल भी कभी कभी जल जाते हैं या कुछ हो जाता है. और फिर जैसे इम्पैक्ट, कभी कभी कुछ गिर जाता है तो इम्पैक्ट होता है हमारे सर पे, और दैट इज़ मोर डेंजरस एंड दैट इज़ फैटल एक्सीडेंट, और दैट कॉजेज टू द डेथ. और जो भी है हम जो भी ऊपर से गिरने जो पॉसिबिलिटीज़ है गिरना, ऐसे तो कुछ जल्दी होता नहीं है, बट सपोज़ बाई चांस कुछ हो गया, ऊपर से कुछ गिर गया, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे. तो ये हेड प्रोटेक्शन का जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसे हमें यूज़ करना होगा. आई एंड फेस प्रोटेक्शन, आँखों की और फेस की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए. जैसे कि हम कोई वेल्डिंग कर रहा है तो आँख में प्रॉपर वो जो ग्लासेस है वो लगा के करे. शील्ड, फेस का भी प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. हियरिंग प्रोटेक्शन, तो जो भी एम्प्लॉय उस नॉइज़ लेवल, एक बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ लेवल में काम कर रहा है, तो उसको ईयर प्लग्स, अप्रूव्ड ईयर प्लग्स उसको लगा के और फिर उसे काम करना चाहिए, सो दैट हीज़ और हर ईयर्स आर सेफ. हैंड एंड फुट प्रोटेक्शन, हाथों और पैरों को भी जो है वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वर्किंग टाइम में कभी कुछ ग्लव्स हमें हाथ में जो है ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए, बिकॉज वर्किंग टाइम में हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ काम पे रहता है, तो हम सेफ्टी हम थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, और वो बहुत ही गलत है. जब हम वर्क करते हैं तब हमें पूरी सेफ्टी के साथ, क्योंकि ये भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वर्क कर रहे हैं तब हमारा पूरा कंसंट्रेशन काम पे रहता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि क्या हो सकता है, इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, हमें कुछ लग सकता है या हमें हार्म हो सकता है. सो हमें पूरी तरह अपने आप को सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके ही फिर हमें काम करना चाहिए. प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड पर्सनल हाइजीन, सो अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और जो क्लोथिंग है वो भी एकदम अच्छे से टाइटली लूज़ नहीं होने चाहिए. हमारे जो शर्ट के, अगर फुल स्लीव वाले शर्ट्स हैं तो उसके जो बटन्स है दैट शुड बी टाइटन, सो दैट अगर वो लूज़ हुए तो हो सकता है किसी मशीन में आ जाए, और फिर दैट इज़ मोर हार्मफुल, किसी मशीन में फंस जाए और वो मशीन वर्क कर रहा हो तो हमारा उस कपड़े के साथ साथ हमारा हाथ भी चले जाए, तो दैट इज़ मोर हार्मफुल, और वो फिर उस समय हमें समझता नहीं है कि हम क्या करें. तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं हमारे कपड़े से रिलेटेड. लॉकआउट ऑफ एनर्जी सोर्सेज, all employees should follow the strict procedure for lockout of energy sources. All equipment circuits should be locked out to protect against action. तो जो भी एनर्जी सोर्स, दैट इज़ जो भी मशीन पे हम काम कर रहे हैं, तो काम ख़त्म होने के बाद हमें ये इंश्योर हमें एक देख लेना है कि मशीन हमने बराबर लॉक की है, बंद किया है कि नहीं. फिर हैंड टूल और एंड पोर्टेबल पावर टूल सेफ्टी. सो हम जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, हाँ इक्विपमेंट या फिर जो भी मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस यूज़ करते समय वर्किंग कंडीशन में हमें हमारा हाथों की सेफ्टी भी ध्यान में रखनी है. कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर, सो जो भी गैस सिलेंडर है डेट शुड बी इन कंप्रेस्ड एंड जो वो कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स रहते हैं तो जो उसमें जो एयर रहते हैं, गैसेस रहते हैं, दे आर कंप्रेस्ड. तो हमें सिलेंडर बहुत ही अच्छे से हैंडलिंग करने आना चाहिए,
उसको कैसे उसको जब हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसको ड्रैग नहीं करना चाहिए, घसीटना नहीं चाहिए उसको, रोलिंग के थ्रू हमें उस सिलेंडर्स को मूव करना चाहिए। बिकॉज अगर हम घसीटेंगे तो उसमें फ्रिक्शन होगा और उसके वजह से हो सकता है कि वो सिलेंडर फट जाए और वो गैस है वो एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो जाए। सो उससे बराबर। और अगर आपको हैंडलिंग करना नहीं आ रहा है तो जो सिलेंडर्स के जो सप्लायर्स रहते हैं उनको कांटेक्ट कीजिए और फिर उनसे पूछिए कि हमें ये कैसे करना है, हम इसे कैसे हैंडलिंग करें। नेक्स्ट है वेल्डिंग एंड कटिंग टूल्स। तो जब भी हम वेल्डिंग और टूल को कट करते हैं या वेल्ड करते हैं तो उस समय हमारे हाथ में शील्ड होनी चाहिए, ग्लासेस हमारे आँखों में होने चाहिए और हम हमारे जो क्लोथ्स है वो पूरी तरह वो जो ऊपर एक और क्लोथिंग आती है तो एक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग लेके हमें पूरी तरह अपने आप को ढक के फिर ही उस चीज़ पे काम, टूल पे काम, वेल्डिंग या कटिंग करना चाहिए। बिकॉज अगर हम ग्लासेस नहीं पहनेंगे, बिना शील्ड के काम करेंगे तो हमारी वो जो वेल्डिंग होती है तो वेल्डिंग के समय जो चिंगारी निकलती है या फिर कटिंग के समय जो चिंगारी निकलती है वो हमारी आँखों में जा सकती है और हमारी आँखें फिर ख़राब हो सकती है, फिर उस डेट विल बी मोर डेंजरस। सो सारी प्रिकॉशंस लेके ही हमें काम करना होता है। या आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव मेजर्स और इसके आगे कुछ और टॉपिक्स हैं तो वो हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।